रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं CX 625 प्रोफेशनल प्रैक्टिस की MCQs फाइल आपके लिए लेके आई हूँ। मिड टर्म MCQs फाइल वीक नंबर 1 से 6 तक। इसमें मैं आपको तमाम इम्पोर्टेंट MCQs बताऊँगी विद करेक्ट सोल्यूशन, 100% करेक्ट सोल्यूशन के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले MCQs की तरफ। अगर आपने हैंड आउट रीड नहीं किए तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैं आपको MCQs करवाऊंगी उसके वो बिल्कुल हैंड आउट से लिए गए हैं और इम्पोर्टेंट्स भी हैं। तो अगर आपने हैंड आउट रीड नहीं भी किए तो अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इन MCQs के पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जितनी भी हमने LMS पे MCQs आते हैं वो एज इट इज़ हैंड आउट वाली स्टेटमेंट्स भी उठा के दे देते हैं। तो इसलिए चांसेस ये भी हैं कि पेपर में भी एज इट इज़ हैंड आउट की लाइन उठा के वो पेपर में दे देंगे और कोई सा भी एक अदा लफ्ज़ आपको मिस कर देंगे तो ये इसमें वो MCQs में एज आ ऑप्शन आपको दे देंगे। तो चले पहला MCQs पढ़ते हैं। अ कंपनी इन विच शेयर होल्डर आर पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द कंपनी डेबिट्स इज कॉल्ड लिमिटेड कंपनी। करेक्ट आंसर है, आपने याद रखना है। सेकंड, डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है? ये होता है कॉर्पोरेट मैनेजर्स। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQs नंबर 3, अ डैश कंपनी कैन नॉट सेल इट्स शेयर टू पब्लिक। कौन सी कंपनी है जो अपने शेयर्स को पब्लिकली सेल नहीं कर सकती? तो डेफिनेटली ये प्राइवेट कंपनी होती हैं जो अपने शेयर पब्लिक को सेल नहीं कर सकती। नेक्स्ट MCQs, ऑल ऑफ द गिवन एम्प्लॉय आर रेवेन्यू अर्निंग एम्प्लॉयज एक्सेप्ट। यानी कि इनमें जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे रिवेन्यू अर्निंग होंगे, लेकिन कौन सा नहीं है? अकाउंटेंट है, डिज़ाइनर है, प्रोग्रामर है। रिवेन्यू अर्निंग एम्प्लॉय वो होते हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक हो अर्निंग के साथ। तो अकाउंटेंट भी सही है, डिज़ाइनर, प्रोग्रामर। रिक्वायरमेंट एनालिस्ट रॉन्ग आंसर होगा इसमें। इसका डायरेक्ट ताल्लुक अर्निंग के साथ नहीं होता और इसका काम थोड़ा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन पे बिल्ड एंड लुक आफ्टर द फंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल को पे करना और उसके फंड्स की देखभाल करना किसकी जिम्मेदारी होती है? किस फंक्शनल यूनिट के पास ये अथॉरिटी होती है? तो इसका आंसर है फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। MCQs LMS MCQs में अंदर भी काफ़ी दफ़ा ये आ चुका है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट MCQs है, ऑपरेशन डायरेक्टर इन साइनाइड सॉफ्टवेयर कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। रिवेन्यू अर्निंग ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टेक्निकल डायरेक्टर की। ऑपरेशन डायरेक्टर की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। रिवेन्यू अर्निंग ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, चेकिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन, रिसोर्स अवेलेबिलिटीज। नेक्स्ट MCQs है, विच वर्जन ऑफ द बजट इज लाइकली टू शो एक्सपेंडिचर्स एक्सीडिंग इनकम। इसका करेक्ट आंसर है वर्जन 1। ये मैं हाईलाइट करना भूल गई, लेकिन आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। वर्जन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग डज नॉट इंक्लूड। एक प्रोजेक्ट जब हम लेते हैं तो उसकी कॉस्टिंग में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में ये तो इंक्लूड होगी। रिवेन्यू जनरेट बाय प्रोजेक्ट, ये भी इंक्लूड होगी। प्रोजेक्ट पर्सनल सैलरीज डेफिनेटली इंक्लूड होगी, बट एनुअल इनकम प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में इंक्लूड नहीं होती। विच डॉक्यूमेंट कंटेन द अमाउंट ऑफ कैश एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव एंड डिस्बर्स्ड इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ। ये आपके लास्ट आई थिंक वीक 6 से आया हुआ है। कैश फ्लो प्रिडिक्शन इसका जवाब है, आपने अच्छे से याद कर लेना है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम अनलेस इट्स डैश आर साउंडली मैनेज्ड। एक ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा किसी भी वक्त तक या फिर लंबे अरसे तक सक्सेसफुल नहीं रह सकती अगर वो ना हो, साउंडली मजबूत ना हो। फाइनेंस होता है मतलब कि पैसे के लिहाज से अगर वो मजबूत ना हो तो लंबे अरसे तक उसका कामयाब रहना मुश्किल है।
Using code from a copyright commercial software is an example of violating किसी भी कंपनी के कॉपीराइटेड डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करना किसकी वायलेटिंग करता है, किसके खिलाफ है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के खिलाफ है। सॉफ्टवेयर रिस्क नहीं है इसका आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट ट्रेड्स। सॉल्ट ट्रेड्स होता है जिसमें सिंगल एम्प्लॉय हो या फिर एक आदमी खुद अपना काम करे, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक ज़्यादातर होता है कि एक ही आदमी जो काम करें वो एज ए सोल ट्रेड होता है। तो लोकल शॉप भी कम से कम एक आदमी इसमें होता है। हेयर ड्रेसर्स यानी कि ये भी एक आदमी काम करता है। प्लम्बर और बैंक में एक से ज़्यादा बल्कि काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो ये सोल ट्रेड की एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है कैरी डैश एडिशनल कोटिनेशंस ऑफ ब्राइटनेस एथिक्स, यानी कि अच्छाई अखलाकियात में अजाफी तौर पे जो इसकी कोटिनेशंस होती हैं वो कौन कैरी करता है, एथिक्स। डैश डिफाइंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, यानी कि ऐसे बिहेवियर्स कौन डिफाइन करता है जो माशरे में काबिल कबूल होते हैं, तो इसका जवाब भी एथिक्स ही है। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ सोल ट्रेड, देखें ये एमसीक्यू ऊपर भी आया था, तो अब इसकी देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ सोल ट्रेड फ्रॉम ऑफ सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी कि सोल ट्रेडर फॉर्म का बिजनेस जो होता है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। द बिजनेस ओनली वन एम्प्लॉय द बिजनेस ओनली एम्प्लॉय वन पर्सन, और इसके अलावा देर इज़ अ सिंगल फर्म इन द इंडस्ट्री ना, ये भी मतलब इसकी सही इस सिंगल फर्म देर इज़ अ सिंगल फर्म इन द इंडस्ट्री, ये सोल ट्रेड नहीं होता है। एक इंडस्ट्री में एक ही तरह की बहुत सी फार्म्स हो सकती हैं। द फार्म हैज़ अ सिंगल कस्टमर, ये भी इसकी बेस्ट डेफिनेशन नहीं है। बेस्ट डेफिनेशन इसका द बिजनेस इज़ ओन बाय वन पर्सन, यानी कि हो सकता है लेकिन वो ऑन एक पर्सन के साथ होता है, एक पर्सन इसको ऑन कर रहा होता है, नेक्स्ट उसने एक से ज़्यादा एम्प्लॉय रखे हो सकते हैं। जैसा कि ऊपर वाली जो था हमारी कौन सी एमसीक्यूज था सोल ट्रेड वाला, लोकल शॉप में ऑन यानी कि उसका मालिक तो एक शख्स ही होता है, लेकिन एक से ज़्यादा उसने वर्कर रखे हो सकते हैं, लेकिन जो उसका मालिक एक ही शख्स होता है। हेयर ड्रेसर बैंक में एक से ज़्यादा शेयर होल्डर हो सकते हैं, ये फिर प्राइवेट या पब्लिक कंपनी हो सकती है, लेकिन सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट एग्जाम यानी कि बेस्ट डेफिनेशन यही है कि द बिजनेस इज ओन्ड बाय वन पर्सन, मालिक उसका एक ही शख्स होना चाहिए। आगे एमसीक्यूज, अगला एमसीक्यूज कहते हैं द कस्टम ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप्स, द कस्टम्स रिवाज हो ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप्स आर कॉल्ड, किसी खास ग्रुप ने जो अपने ग्रुप के अंदर रूल्स बनाए हैं, रिवाज बनाए हैं, उसको क्या कहते हैं, उसकी मॉरल वैल्यूज़ कहलाते हैं। A company in which shareholders are personally liable for all the company debts, इसका ये पहले से रिपीट हो चुका है एमसीक्यूज, ऊपर मैंने करवा दिया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज है, रिपीटेड है। कॉर्पोरेट मैनेजर्स। नेक्स्ट है गुड कम्युनिकेशन स्किल डू नॉट इंक्लूड, ये हमारा ट्रेड और प्रोफेशनल से आया हुआ है। तो एक गुड कम्युनिकेशन में तीन थिंग इंक्लूड्स होती हैं, कॉन्साइजनेस, कॉन्फिडेंस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, यानी कि क्लैरिटी था कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं, तो क्लैरिटी आ गई तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, लेकिन रूल्स इसमें इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं थे, तो रूल्स इज नॉट इंक्लूड इन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है डेट डिफाइन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एथिक्स रिपीट हो चुका है। यू कैन डिस्ट्रॉय यूर रेपुटेशन, आप अपनी यानी कि जो रेपुटेशन है उसको तबाह कर रहे हैं। इफ़ यू ब्रेक द, क्या ब्रेक, अगर आप किसको तोड़ रहे हैं, मॉरल कोड्स को, अगर आप मॉरल कोड्स को ब्रेक करेंगे तो आप अपनी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल ट्रेड ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस आर, यानी कि एक डिफरेंट प्रोफेशन के अंदर जो प्रोफेशन ट्रेड्स हैं, प्रोफेशन ट्रेड्स कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, वो मुख्तलिफ प्रोफेशन के अंदर वो पूछ रहा है कि मुख्तलिफ हो सकते हैं, बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं, या मुखालिफ एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, सेम होते हैं, या फिर लिटल बिट डिफरेंट प्रोफेशन में ऑलमोस्ट प्रोफेशन ट्रेड सेम हो सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। मिसाल के तौर पर किसी एक कंपनी में कोई प्रोफेशन ट्रेड इंक्लूड्स है प्रोफेशनल ट्रेड, और दूसरी कंपनी में हो सकता है वो इंक्लूड ना हो, तो इसलिए ये थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होते।
When two or more people are carrying on business together, the law will treat them as a. जब दो या दो से ज़्यादा लोग बिजनेस कर रहे हों तो कानूनी तौर पर वो होती हैं, उनकी होती है पार्टनरशिप. दैट प्रोड्यूस आ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन जजमेंट्स. जजमेंट के ऊपर मस्बत असरात रखती है. मॉरल कोड्स यानी कि अखलाकी तौर पर जो जजमेंट्स की जाए वही पॉजिटिव मस्बत जजमेंट्स होती है. तो ये मॉरल कोड इज़ द करेक्ट आंसर. डैश कैन अर्न अ फाइन और जेल टाइम. ब्रेकिंग अ मॉरल, नो. मॉरल ब्रेक करेंगे तो आप अपनी रेपुटेशन या इज्जत को तबाह कर सकते हैं, लेकिन आपको फाइन नहीं होता. ब्रेकिंग एन एथिक नहीं, ब्रेकिंग द लॉ. अगर आप कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको जेल टाइम भी हो सकता है या फाइन भी हो सकता है. ब्रेकिंग अ ग्लास इज़ नॉट, ये तो जाहिर सी बात है गलत ही होगा. तो ब्रेकिंग द लॉ इज कैन अर्न अ जेल फाइन और जेल टाइम. आपको ये एमसीक्यू इस तरह भी पूछ सकता है. ब्रेकिंग द लॉ कैन अर्न डैश और डैश, यानी कि अगर आप लॉ को ब्रेक करते हैं तो इसके नतीजे में क्या पॉसिबिलिटीज़ है. तो फाइन और जेल टाइम आ सकता है ऑप्शन में, और ब्रेकिंग द लॉ आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है. रूल दैट mandates or prohibit certain behaviors in society fall under the umbrellas of. पहले रूल्स की बात की है तो रूल्स यानी कि रूल जो रखे जाते हैं, ख़ास बिहेवियर रखते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी के अम्ब्रेला के अंदर, वो क्या चीज़ होती है. मॉरल होते हैं, एथिक होते हैं, रूबिक्स होते हैं या ला. रूल्स की जब बात आ जाए तो वहाँ ला ही आता है. तो ला इज़ द करेक्ट आंसर. एन ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री इज आल कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज़्यादा मुल्क में मौजूद हो उसे कहते हैं जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन. ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. इजी सी डेफिनेशन है. एन ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री इज कॉल्ड जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन. इसकी ज़्यादातर मिसाल में हैंड आउट में लिखी हुई थी. फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो ज़्यादातर एक या एक से ज़्यादा कंपनी में काम करती हैं, इसीलिए ये जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. नेक्स्ट हमारा लास्ट एमसीक्यूज़ है. एमसीक्यूज डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये पहले भी आपको करवा चुकी हूँ. कॉर्पोरेट मैनेजर्स, ये एमसीक्यूज की फाइल का पार्ट नंबर 1 है. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 2 भी अपलोड करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. अगर आपको इसमें से कोई भी एमसीक्यूज लगता है कि गलत मार्क किया हुआ है, बल्कि मैंने 100% अश्योरिटी है ऑल एमसीक्यूज आर करेक्ट. अगर आपको कोई भी एक ऐसा मिलता है तो जो गलत मार्क किया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए. और बताइए आपको भी ये वीडियो कैसी लगी. उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.